Hello guys, once again welcome to VD Institute taken by Mr. विवेक कुमार। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस में ऑल 10 स्टेप्स को डिटेल में समझ रहे थे, जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक हमने कवर किया था। आज हम स्टेप नंबर 6 से 10 तक कवर करेंगे और इस ग्लाइकोलिसिस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। ये स्टेप नंबर 3 था, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट। पेन सिलेक्ट कर ले हम। जैसे कि आपको बताया था कि स्टेप नंबर 5 में ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट बन चुका था। चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ कुछ सेकंड के लिए। तो आपने देखा कि एक तो ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट नॉर्मली बन के तैयार हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट का कन्वर्ट हुआ है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। इसीलिए स्टेप नंबर 5 के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट का। ठीक है, होप कि आप समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ कि ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट जो यहाँ बना, अब इस ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन भी होगा प्लस फॉस्फोराइलेशन भी इसका होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन कैसे हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है। इस प्रोडक्ट को देखिए, ये क्या है आपका एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप COOH होता है और अल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है। तो ये अल्डिहाइड से ये एसिड में गया है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ बिकॉज गेन ऑफ ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम आप यहाँ देखेंगे कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इस एसिडिक ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया कहाँ से, ये आया आपका H3PO3 से आया है, ATP से नहीं आया है। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। तो इरेज कर ले इसको हम लोग। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर अल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है इस एसिड ग्रुप पर, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ जो COOP जो है, ये जो बॉन्ड है, इसको हम लोग कहते हैं एसाइल फॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं, जो कि इसके कार्बन नंबर 1 पे बना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एसाइल फॉस्फेट बॉन्ड जो है, दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड, दिस इज वेरी मच हाई एनर्जी बॉन्ड। तो इस रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एक बात और, इसमें जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई तो ऐसा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होगा जिसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर NAD प्लस का रिडक्शन हुआ तो क्या बना, NADH बना। तो अगर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो एक मॉलिक्यूल NADH बनेगा। चूंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है ग्लिसरॉल DI3 फॉस्फेट का, इसलिए यहाँ पर 2 NADH मॉलिक्यूल बना होगा। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेप नंबर 7 की बात करें तो चूंकि यहाँ बना है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, अब यहाँ से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है, यहाँ पर वही एसाइल फॉस्फेट बॉन्ड है। यहाँ पर अब यहाँ पर आया ADP, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकलेगा और ADP में जाकर जुट जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, ATP बना। और साथ में चूंकि यहाँ से एक फॉस्फेट गायब हो गया तो क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब देखिए, ये जो एसाइल फॉस्फेट बॉन्ड था जो बना था पहले, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। इस बॉन्ड को जब इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ेंगे आप तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। इस रिलीज एनर्जी को इस्तेमाल करके इस फॉस्फेट को यहाँ पे जोड़ते हैं। तो इस फॉस्फेट को जोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आया, इसके एसाइल फॉस्फेट को तोड़ने से यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ। तो क्या बना, ATP बना और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। इसको कैटलाइज करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम्स, इस काम को कराता है। आप वही चीज देखेंगे, हाँ हमने वही चीज यहाँ पे लिखा है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation reaction is occurring. What do we mean by substrate level?
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, दिस सबस्ट्रेट इज इटसेल्फ participating in formation of ATP, means this substrate is donating one phosphate group to ADP molecule to form the ATP. That is why this process is known as substrate level phosphorylation reaction. Hope आप समझ पा रहे होंगे. हम आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम. अब म्यूटेज का मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट में क्या था, इसको नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, इसके थर्ड कार्बन से फॉस्फेट हटा करके हमने सेकेंड कार्बन पर डाल दिया. इसको इसको एक प्रकार, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल चेंज इन फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस इज कॉज बाय म्यूटेज एंजाइम. होप कि समझ पा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्टेप नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फेनोल पायरुवेट में. तो यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये H और OH आपस में जुटेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे. हमें क्या मिलेगा, फॉस्फेनोल पायरुवेट बन के निकल जाएगा. यहाँ एंजाइम का नाम है इनोलेज एंजाइम. ठीक है, पेप इज हाई एनर्जी कंपाउंड, क्योंकि आगे देखेंगे कि इसी फॉस्फेट को तोड़ करके यहाँ से हम ATP बनाते हैं. तो चलते हैं लास्ट स्टेप पर. लास्ट स्टेप में क्या होगा कि फॉस्फेनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में. यहाँ पे क्या हुआ कि इस फॉस्फेट को यहाँ से हटाएंगे तो अगेन यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा. इस रिलीज एनर्जी को यूज करके हम ADP में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ATP मॉलिक्यूल बनेगा, साथ में पायरुवेट मॉलिक्यूल बन जाएगा. दिस इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज एंजाइम, कोफैक्टर Mg2+ और मैग्नीशियम कैटायंस या पोटेशियम आयंस. ये बात वहां लिखा हुआ है. हाँ, दिस इज अगेन द सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. It is because again the phosphenol pyruvate is behaving as the substrate. It is the substrate and it is behaving as the donor of phosphate group to add to ADP molecule to form the ATP molecule. That is why this step is known as substrate level phosphorylation reaction. अब आपका 10 स्टेप खत्म हो चुका है. कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं बैलेंस शीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH बना और कितना ATP बना, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम ओवरऑल इक्वेशन देखा जाए ग्लाइकोलाइसिस का फॉर ईच मॉलिक्यूल ग्लूकोज, देखेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 2 ATP प्रीप्रोडक्टिव फेज में खर्च हो गया, 2 NAD+ ऐड हुआ, 4 ADP हमने ऐड किया पे ऑफ फेज में, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया, तो क्या बना 2 पायरुवेट 2 ADP 2 NADH 2 प्रोटॉन्स 4 ATP 2 वाटर मॉलिक्यूल. आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं कैसे, 2 ATP यहाँ है, 4 ATP यहाँ है, तो कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ आपका 2 ATP बन के निकल जाएगा. फिर आप देखें कि यहाँ पे 2 ADP है, 4 काट दीजिए तो यहाँ पर अगेन आपको 2 ADP बन जाएगा. ठीक है, तो उस तरह. और आप देखेंगे नेट इक्वेशन देखेंगे, ओवरऑल नेट इक्वेशन फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो क्या पाएंगे, 1 ग्लूकोज में 2 NAD+, 2 ADP 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, 2 NADH 2 प्रोटॉन्स 2 ATP एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. ये ईच मॉलिक्यूल सब ग्लूकोज के लिए है. प्रीप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो प्रीप्रोडक्टिव फेज में क्या था, ईच मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए 2 ATP खर्च हुआ. पे ऑफ फेज की बात करें तो 4 ATP हमें मिला, किससे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से मिला हमको 4 ATP मॉलिक्यूल्स मिला, और 2 NADH मॉलिक्यूल्स मिला पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट. तो इससे देखेंगे आप कि अगर नेट गेन देखा जाए तो नेट गेन फॉर ईच मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADH मॉलिक्यूल्स. होप कि आप समझ पा रहे होंगे. लास्ट स्टेप, लास्ट स्लाइड में चलते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश में कर रहा हूँ कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होता है. तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के लिए जरूरत क्या है कि जो हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए, दैट सबस्ट्रेट शुड बी हाई पोटेंशियल फॉस्फोरिल ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ट्रांसफर होना चाहिए उस सबस्ट्रेट से. तो यहाँ एग्जांपल है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का, पेप का. ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसके पास हाई पोटेंशियल फॉस्फोरिल ग्रुप होता है जिसको ऐड कर सकते हैं ADP में, तो क्या बनेगा, ATP बनेगा. क्या क्या जरूरत है इसके लिए, not only substrate, not only high energy compound substrate, but at the same time it requires soluble enzymes, and the substrate which is being used is acts as chemical intermediate. This is the requirement of substrate level phosphorylation. Talking about kinase molecules,
तो काइनेज इज एन एंजाइम दैट ट्रांसफर फॉस्फेटिक ग्रुप बिटवीन एटीपी एंड मेटाबोलाइट। तो कोई भी एक एटीपी मॉलिक्यूल है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसके बीच में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एक्सचेंज होगा तो इसको कैटलाइज किया जाता है काइनेज एंजाइम से। नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूटेज एंजाइम, तो म्यूटेज करता क्या है कि सेम कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पोजीशन को हम इंटरचेंज करते हैं, इसको समझते हैं एक रिएक्शन से। आपने देखा होगा 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट में कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप था और 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट में यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप था। आपने क्या देखा कि फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो गया, इसलिए इस प्रकार के रिएक्शंस को कैटलाइज किया जाता है म्यूटेज एंजाइम से। तो होप कि आप ये समझ पाए होंगे ग्लाइकोलिसिस को। यहाँ ग्लाइकोलिसिस खत्म होता है, बट नॉट ओनली दिस, इसके आगे एक और लेक्चर मैं लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी जब रिएक्शन चल गया तो हम ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कैसे करें, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इनडेफिनेटली सेल में नहीं चल सकता है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा उस समय पे इसको बंद भी करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर समय पे इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। इसको आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।